हाँ बच्चों, तो हम लोग अब तक इससे पहले कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुका है ना। हमने उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ चुके हैं, हम लोग उसका फार्मूला देख चुके हैं, ठीक है। और जो भी उसका वेक्टर फॉर्म हो गया या उससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आज हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा बच्चे, वो आपको डिफरेंट फॉर्म में हम लोग लेकर चलेंगे। जैसे सबसे पहला जो फॉर्मेट हम लोग लेकर चलेंगे उसमें क्या होगा कि कूलम्स लॉ, वेक्टर और ज्योमेट्री, मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इन सब के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है ना। और वहाँ पे इन सब को रिलेट करके वो क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। इन सबको आपस में क्या करेगा, वो रिलेट कर देगा एंड देन क्वेश्चन उसके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि पेंडुलम से कैसे कनेक्ट किया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आगे सिस्टम से हम लोग कैसे उसको कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट जो होगा सारे हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा। आज आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह कुछ होते हैं कूलम्स लॉ से, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। आइए आज ज़रा पहले उसको समझते हैं। तो एक करके क्वेश्चन करते चलेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन, मान लो तुम्हें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में बच्चे तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ रहता है। ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज़ किया जाता है। चलो मान लो ये एक ट्रायंगल, ठीक है। ये मान लो एक ट्रायंगल है, ये यहाँ तक आ गया। चलो मान लो ये अपना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या कहेगा, इसके तीनों वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए होंगे, ठीक है। उनका चाहो तो आप नाम दे सकते हो, है ना। जैसे मान लो ये जो वर्टिस, एक सेकेंड, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बच्चों ए बी और ये पॉइंट सी। अब इन तीनों पे चार्जेस रखे हुए होंगे। जैसे मान लो इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, इस पॉइंट पे भी चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है। और मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का कॉन्सेप्ट हो तुम्हें पता है ना। अब आ जाओ, मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस स्मॉल क्यू। किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है बच्चे प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। तो सारे जो चार्ज हैं वो कैसे नेचर के बच्चे, पॉजिटिव नेचर के। इसमें वो करेगा, किसी को नेगेटिव दे दे, किसी को पॉजिटिव दे दे, उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं आज हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं, हर एक वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और ये पॉइंट सी पे जो चार्ज रखा हुआ है प्लस स्मॉल क्यू। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो ये स्मॉल क्यू है ना, प्लस क्यू, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या कहेगा आपको, कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग, कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू, है ना। ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो आ जाओ कैलकुलेट करके देखते हैं इसको, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये जो चार्ज तुम यहाँ पर देख रहे हो, इस पर फोर्स लगाएगा कौन, तो इसके अलावा जो आसपास में चार्ज पार्टिकल्स होंगे वही इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि जो चार्ज आपस में इंट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्यू खुद पे तो फोर्स लगा नहीं सकता, एक कोई भी चार्ज खुद पे कभी फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। इस पर फोर्स कौन अप्लाई करेगा, तो इसके आसपास जो चार्ज रखा होगा, तो आसपास में 2 चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू एक पॉइंट बी पे और एक पॉइंट ए पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यही दोनों मिलके क्या करेगा, इस पॉइंट सी पे रखे हुए चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक। तो एक बात अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, कि जब भी तुम्हें इस तरह से किसी भी चार्ज पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हर एक चार्ज की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्स इस पे एक्ट होगा, जैसे पॉइंट बी पे रखा हुआ चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो कैलकुलेट करो, पॉइंट ए पे रखा हुआ चार्ज जो इसे फोर्स लगाएगा वो कैलकुलेट करो, ठीक। तो हर एक चार्ज की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्स इस पे एक्ट हो रहा होगा उसको कैलकुलेट करो, एंड देन सारे फोर्सेस का हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, रिजल्टेंट। सारे फोर्स का क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, रिजल्टेंट। तो पहले इंडिविजुअल तो कैलकुलेट करो, और इंडिविजुअल कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है।
उसके लिए क्या है कि वो तुम्हें ये सारे जो तुम्हें ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो सारे साइड्स के लेंथ तुम्हें दे देगा। जैसे हर एक साइड का लेंथ हम मान लेते हैं एल है, हर एक साइड का लेंथ कितना है बच्चों, एल। इन तीनों साइड का जो लेंथ है वो है एल, ठीक। अब तुमसे कहा जाएगा कि बताओ इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा। कैलकुलेट करते हैं। बी पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये तो हो गया 2 पॉइंट चार्ज, एक दूसरे को सेम नेचर का है तो क्या कर देगा, रिपेल करेगा। तो सोचो ये क्यू इसको रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा, बिल्कुल इधर ऐसे। हम बताए थे कि 2 पॉइंट चार्ज जो फोर्स लगाता है एक दूसरे पे ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्ज, मतलब वो जो कैपिटल क्यू है उसको बिल्कुल ऐसे इस डायरेक्शन में क्या करेगा बच्चे, इस क्यू को रिपेल करना चाहेगा ऐसे इधर। बात आ रहा समझ में, कोई कन्फ्यूज़न, देखो ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है, ये फोर्स अप्लाई हुआ है पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट बी। तो इसको हम एक नाम दे देंगे, खैर चलो नाम लिख देंगे। अभी आते हैं दूसरे को। पॉइंट ए पे रखा हुआ चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा किधर, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये कुछ ऐसे देखो ऐसे रिपेल करेगा। बात आ समझ में, कुछ इस तरह से रिपेल करेगा। क्लियर है। अब इन दोनों का नाम लिख देते हैं। ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए, और ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट बी। बात आ रहा समझ में। तो ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे इस क्यू पे, एक इस चार्ज की वजह से और दूसरा जो पॉइंट ए पे रखा हुआ चार्ज उसकी वजह से। कोई कन्फ्यूज़न, सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट। बात आ रहा है समझ में, ओके। अब हमें पता चल गया कि इस सी पे रखे हुए पॉइंट चार्ज पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का क्या निकालना होगा बच्चे, रिजल्टेंट, है ना। यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं एक फॉर्मूला है ना कि रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये वेक्टर एडिशन वगैरह आना चाहिए, पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो तुम्हें जो कैलकुलेशन करना होगा, चूँकि वो फोर्स का कैलकुलेशन होगा तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, जब तक तुम्हारा वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्लियर नहीं होगा तो तुम कहाँ से यहाँ पर ऐड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ऐड या सब्ट्रैक्ट। बादर सुन, तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, पढ़ा हुआ है, उसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, उसको रिवाइज करो यदि प्रॉब्लम है तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, फिर भी हम थोड़ा बहुत देखो, फिर भी हम बताते चले जाते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, लेकिन मेहनत किया करो इन सब चीज़ों को खुद से। दो वेक्टर है ए और बी, उसके बीच का एंगल थीटा, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो कुछ बीच से ऐसे पास होता है बच्चे, और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ओके। तो ये है दो फोर्स, ठीक। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा क्यू पे नेट फोर्स। तो रिजल्टेंट दो फोर्स का हमें कैलकुलेट करना है या दो वेक्टर का, तो हमें पता क्या क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। तो ज़रा मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट कर लो बच्चों, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो कूलम्बियन फोर्स है K(Q1Q2/r², है ना जी, K(Q1Q2/r²। तो लगाओ फार्मूला ए और सी के बीच, सॉरी ये ए और सी के बीच, तो ए और सी Q इंटू क्यू, तो K(Q1) की जगह पर ये Q और Q2 की जगह पर ये, तो K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई कितना है जी गैप L, तो डिवाइडेड बाई L²। बात आ रहा समझ में। एक तो ये फार्मूला हो गया, चलो सॉरी ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। ये जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं बच्चे, ये सिर्फ हमने क्या कैलकुलेट किया है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख देना, ठीक है, ये एरो डायरेक्शन बता रहा है। उसी तरह से फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये देखो, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, तो फॉर्मूला तो वही है दो पॉइंट चार्ज के लिए बच्चों, K(Q) अपॉन इनके बीच का गैप कितना है L, तो अपॉन L²। ध्यान से तुम देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल ही है, डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो चलो इस इक्वल मैग्नीट्यूड को हम F लिख देते हैं, जब सेम ही मैग्नीट्यूड है तो उसको क्या लिख देते हैं बच्चों, F। तो चलो एक कहानी यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड दोनों का फोर्स, जो दोनों फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है ना, वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल। इक्वल होने का वजह है चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम है और लेंथ भी क्या है, सेम है, तो जो अपना मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सीधी सी बात। दूसरी बात,
अब एंगल की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये भी एंगल तुम्हारा क्या हो गया, 60 डिग्री। चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये भी एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। क्लियर है? तो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो जो इसका नेट फोर्स होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, नेट फोर्स। तो आ जाओ, नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो नेट फोर्स का फार्मूला लिख देंगे, है ना, एफ नेट, और इसका मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्शन देख लेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपना ए भी एफ है और बी भी कितना है बच्चों, एफ ही है। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस थीटा कितना है, 60 डिग्री। सारे वैल्यूज पुट कर दो, आंसर तुम्हारे सामने। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 2f स्क्वायर प्लस ये भी 2 इंटू एफ स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया 3f स्क्वायर। तो √3f आ गया तुम्हारा नेट फोर्स, यानी कि √3 और f का वैल्यू है के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। इतना नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा इस स्मॉल क्यू चार्ज पे। और इसका डायरेक्शन, तो एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, हमेशा बताते हैं वेक्टर में, कि दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है बच्चे, वो हमेशा इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देगा। ये देखो, ये ऐसे, बात है समझ में, ये होगा नेट फोर्स का डायरेक्शन ऐसे। क्लियर है? तो ये है अपना नेट फोर्स एफ नेट, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेन तो हमें ज़्यादातर इसमें वेक्टर दिख रहा है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 2 पॉइंट चार्ज आर सेपरेशन पे है तो उसको हमें लिखना आता है। अब यहाँ से देखो एक और पॉइंट हमें समझना है। क्या समझना है बच्चे, तो एक बात बताओ यहाँ पे, चलो हम इसको अगले पेज पे लेके चल जाते हैं इस पॉइंट को, है ना। ये जो इसी का कंक्लूजन है, या समझ लो इसी से रिलेटेड है, कि जैसे मान लो 2 पॉइंट चार्ज यदि रखा हो, जैसे एक Q1 रखा है और एक पॉइंट चार्ज Q2 रखा है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है मान लो R1। तो हमें पता है कि भाई 1-2 के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो हम एक तीसरा चार्ज लाकर कहीं यहाँ पे रख देते हैं, एक Q3 हम लाकर इस पॉइंट पे रख दिए, थर्ड चार्ज। अब इस थर्ड चार्ज के आने की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या नहीं बदलेगा और क्या बदलेगा, इस पे सोचना है थोड़ा। कई बार ये तुम कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार वही स्टेटमेंट तुम्हें कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा जो हमें सिलेक्ट करना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाओ ज़रा समझते हैं। Q1 Q2 इस तरह से रखा हुआ है ना, तीसरा चार्ज क्या लेकर आ गया, Q3। ठीक है, समझ में आ रहा है जी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना अब तक। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं लगा ने बच्चे, वेक्टर का एप्लीकेशन था और कुछ भी नहीं था। तो चलो Q1 Q2 जब रखा हुआ था, मान लेते हैं सब पॉजिटिव नेचर का ही है, सब क्या है, पॉजिटिव नेचर का। तो जब सिर्फ Q1 Q2 था तो ये Q1 Q2 को क्या कर रहा था बच्चे, ये Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल कर रहा था ऐसे। ठीक है, और फोर्स कितना लग रहा था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बिटवीन Q1 एंड Q2। जब ये Q3 आ गया तो ये Q3 भी क्या करेगा, ये Q3 भी Q2 को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, ये देखो ऐसे। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये ठीक है कि Q3 जब आएगा तो वो Q2 पे भी फोर्स लगाएगा और वो Q1 पे भी फोर्स लगाएगा। बात आ रहा समझ में? ओके, अच्छा एक बात बताओ, जब Q3 नहीं था तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब Q3 आ गया तो Q1 Q2 पे कितना लगा रहा है। तो भाई Q3 के आने से ना Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आया, ना ही इनके बीच का गैप बदला, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो तो वही रह जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q3 हो तो भी, Q3 नहीं हो तो भी,
Q1 Q2 के बीच फोर्स हमेशा क्या एक्ट होगा, K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। बात आ समझ में? क्योंकि हम लोग कूलम्स लॉ में जानते हैं कि कूलम्स लॉ में दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड और उसके बीच के गैप पे डिपेंड करता है। तो Q3 के आने से ना इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आया, ना इनके बीच का गैप बदला, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बदलेगा नहीं। तो थर्ड चार्ज के आने की वजह से दो चार्ज के बीच के फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं आता है। क्या बदल जाएगा? Q2 पे पहले सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा था, ये F12 है ना, या F21 कह लो, उसको जो भी कह लो, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इस पे एक और फोर्स लगेगा F23 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। मतलब अब Q2 पे दो फोर्स लगेगा और नेट फोर्स ऑन Q2 इन दोनों का क्या होगा बच्चे, रिजल्टेंट। इन दोनों फोर्स का क्या होगा, वो रिजल्टेंट। बात आ समझ में? तो Q3 के आने की वजह से Q1 Q2 के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था वो वैसा ही रहा। हाँ, Q2 पे इंडिविजुअल, इस Q2 पे एक फोर्स और बढ़ गया, उसी तरह से Q1 पे भी एक फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इंडिविजुअल चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स का वैल्यू बदला, बट दो चार्ज के बीच आपस में जो फोर्स लग रहे थे उसमें कोई बदलाव नहीं आया तीसरे के आने की वजह से। इसको कुछ ऐसे समझ लो, ये दो लोग हैं, इनका आपस में एक रिलेशन है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इनके रिलेशन में तीसरे आदमी के आ जाने की वजह से कोई बदलाव नहीं आता है ना? रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, बट समझो ऐसा हो रहा है। मान लो कि दो लोगों के बीच जो भी प्यार मोहब्बत है वो तीसरे के आने की वजह से उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बात आ रहा समझ में? तो Q1 Q2 के बीच इंट्रैक्शन वही रह गया। हाँ, बट Q2 को जब सिर्फ Q1 था तो इतना फोर्स लग रहा था, है ना? Q3 के आने की वजह से एक और फोर्स लग रहा है, तो इसको ऐसा समझ लो, अब Q2 को थोड़ा ज़्यादा प्यार मिलने लगा। पहले सिर्फ Q1 से मिलता था, अब Q3 से भी मिलेगा, बट Q1 Q2 के बीच जैसा रिलेशन था वैसा ही रहा। समझ में आ गया ना? हाँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे याद रखना है। क्या याद रखना है? कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज जो होगा बच्चे, वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। इन दो के अलावा सराउंडिंग में कितने चार्ज प्रेजेंट हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन दोनों के बीच जो भी रिलेशन है, जो भी इंट्रैक्शन है वैसा ही रहेगा, जब तक उनके बीच का गैप और उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा तब तक कोई चेंजेस नहीं आने वाला है ना। मीडियम को भी हम लोग नहीं कंसिडर करें, मीडियम तो चलो वैक्यूम है। तो तीसरे चार्ज के आने की वजह से दो के बीच में कोई बदलाव नहीं आता है। इंडिविजुअल चार्ज पे फोर्सेस चेंज हो जाते हैं तो स्वाभाविक, क्योंकि तीसरा चार्ज फोर्स लगेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, इसको लिख लेना है ना। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। इस स्टेटमेंट को लिख लेना, हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दिए। तो चलो, तो ये था। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, टेम्परेचर हमें लगता है कि पता नहीं 45 वगैरह चला गया है क्या, बहुत हाई टेम्परेचर है। ओके, तो क्या कह रहे थे हम बच्चे? हाँ, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पे, अभी हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे थे। तो ट्रायंगल पे एक तो हो गया कि तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस होंगे, किसी एक वर्टिसेस पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है। दूसरा क्या करता है बच्चे वो, हाँ, ट्रायंगल के सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। जैसे वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, देखो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्वेश्चन दे रहे हैं, हो सकता है वो आइसोसेलेस दे दे, तो मतलब समझ रहे हो। तो मैं ट्रायंगल का बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बच्चे, और कुछ भी नहीं, वो अब तुम्हें पता होना चाहिए, वो तुम पता करोगे। अब ट्रायंगल तो अभी नहीं पढ़ा सकते ना, वो तुम्हारा जिम्मेदारी है बाबू, उसको तुम क्लियर करना। चलो मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, कहाँ तक जाएगा जी? हाँ, यहाँ तक जाएगा, ठीक। ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ना लगे फिर भी मान के चलना है कि इक्विलेटर है, वैसे आइसोसेलेस टाइप का लग रहा है, बट मान के चलो कैसा बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या कर दिए हम, इस ट्रायंगल का चलो नाम दे देते हैं, इस ट्रायंगल का नाम है ABC ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब क्या वो कहेगा कि ठीक है, वर्टिसेस पे चार्ज तो हैं रखे हुए हैं Q
Q एंड Q। बट अब क्या कह देगा वो कि एक चार्ज हम लाकर इसके सेंटर पे रख देंगे। कहाँ रख देंगे चार्ज? इसके सेंटर पे। एक चार्ज उसने कहाँ लाकर रख दिया? इसके सेंटर पे। अब कहेगा बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, या अब इस पर किसी टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है आपसे कि एक चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, या दो पे सिर्फ होगा तब इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, या तीनों वर्टिसेस मिला के टोटल कितना लगा रहा होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, काम तो हमें वैसे ही करना है ना। इस चार्ज के अलावा जो तीन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उन तीनों की वजह से तुम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करोगे एंड देन सबको वेक्टोरियल ऐड करोगे, है ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा वेक्टर मेथड हमें आना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो इंडिविजुअल कैलकुलेशन किया जाए। तो चलो इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं ओ, सेंटर का नाम दे देते हैं ओ, इस पे चार्ज है Q। तो अब इंडिविजुअल कैलकुलेशन कैसे किया जाए? तो उसके लिए तुम्हें ये साइड जो है इसके लेंथ तुम्हें दिए हुए होंगे। जैसे मान लो ये जो साइड्स हैं इसके लेंथ हमें वैसे ही दिए हुए हैं कि इस लेंथ है L और इस साइड का भी लेंथ है L, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस साइड का भी लेंथ कितना है बच्चों? L। बात आ रहा समझ में? ओके। अब इसमें तुम्हें कैलकुलेशन कैसे करना होगा, कितना फोर्स इन तीनों ने मिलकर लगाएगा या इंडिविजुअल एक कितना लगाएगा, तो उसके लिए क्या क्या कैलकुलेशन करना होगा। तो चार्ज का देखो, दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? उन दोनों चार्ज के बीच का गैप। गैप कैसे निकालेंगे, आओ समझते हैं थोड़ा, गैप कैसे निकाला जाए। तो हमें बच्चों ये गैप पता होना चाहिए, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ओ तक का ये गैप। ये गैप पता होना चाहिए, पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट सी तक का ये गैप। वैसे दिखने में ये बड़ा लग रहा है बच्चे, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों जो होते हैं ये गैप इक्वल होते हैं। सेंटर से हर एक वर्टिसिस का गैप जो होता है वो इक्वल होता है। हम चलो इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? x। अब इसको तुम कैलकुलेट करके देखना, हमसे उम्मीद मत रखो कि हम तुम्हें कैलकुलेट करके बताएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये 60 होता है तो ये 30, ये 30 हो जाएगा। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ये L/2, ये 30, तो यहाँ से तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे इक्वेशन ऐसा बन जाता है बच्चों, x cos 30 = L/2। cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? cos 30 हो जाएगा कितना? cos 30 हो जाएगा √3/2। तो ये हो गया x = √3/2। cos 30 हो जाएगा x और ये 30 है ना, तो ये परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। ये x cos 30 तुम्हारा हो गया L/2। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? L। तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक ही तो है। ये √3/2 हो जाएगा तो पुट कर देंगे तो इधर भेजेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल, ये आ जाएगा L/√3। अब देखो ये सब है ज्योमेट्री है, सब कैलकुलेट करना। हमने ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो L/√3 इस x का वैल्यू आ गया। तो चलो दोनों पॉइंट के बीच का गैप और चार्ज हमें पता है, तो अब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा। इस पॉइंट चार्ज को हम बाहर निकाल के और फिर से इसका डायग्राम बना देते हैं। देखो यहाँ पर ये है वो पॉइंट चार्ज Q। इस पे 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं बच्चे। एक एकदम वर्टिकली ऐसे, एक जरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। चलो एक फोर्स इस पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जो पॉइंट B पे रखा हुआ है चार्ज इसको पुल कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? पॉइंट B पे रखा हुआ चार्ज। एक फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया जा रहा है, ये कौन लगा रहा है? C पे रखा हुआ चार्ज, ठीक है। और एक फोर्स इस पे ऐसे लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक सेकेंड, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे। क्लियर है? ये देखो तो बाहर डायग्राम बना है, क्लियर, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं होता। तो चलो ये, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्या बच्चे? यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ था Q, ठीक है, इस O पॉइंट पे। ओके, यहाँ तक तो बात हो गया क्लियर। अब ध्यान से हम देखें तो ये गैप भी इक्वल है, x x x, और चार्ज का प्रोडक्ट Q × Q, Q × Q, Q × Q, यानी तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि प्रोडक्ट भी चार्ज का सेम है और गैप भी सेम है। तो इस F का वैल्यू हो जाएगा K Q × Q अपॉन x², K Q × Q अपॉन x², ठीक।
अब बात हुआ कि ठीक है तीन फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे भाई। तो तीन फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो पहले किसी दो को कंबाइन कर देंगे और उस दो के रिजल्टेंट के साथ साथ तीसरे को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, चलो ये बात बता देते हैं, इसको अब हमेशा माइंड में रखना है। देखो ये ट्रायंगल हो जाएगा 120 और ये एंगल भी हो जाएगा बच्चे, मतलब जितने भी एंगल हैं टोटल 360 होगा ना जी, तो इक्वली डिवाइड कर दे उसको 120 ऐसे बनता है सेंटर पे एंगल ये, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक इस तरह से, और उनके बीच एंगल 120 बन रहा होगा कोप्लेनर, तो नेट जो आएगा वो हमेशा क्या होगा बच्चे, ज़ीरो। जो नेट आएगा वो हमेशा क्या आएगा बच्चे, तुम्हारा कैलकुलेट करोगे तो ज़ीरो आएगा। इसको तुम चाहो तो कैलकुलेट भी कर लेना, कैसे, ये एफ और एफ इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालो। तो इन दोनों एफ और एफ का रिजल्टेंट देखो इधर आएगा ऐसे नीचे की तरफ, और कितना आएगा वो एफ, कैलकुलेट करके देखना तुम, √f² प्लस f² प्लस 2 इंटू एफ cos 120। तो इन दोनों f का रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है f, तो ये f और f ऊपर वाला एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, खत्म हो गया। तो इस तरह से सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें से वो क्या कर सकता था, किसी भी एक को हटा, जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज नहीं रहता, सिर्फ इन दोनों की वजह से निकालना होता, कोई बात नहीं, सिर्फ हम दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल देते इस डायरेक्शन में, है ना जी, कोई कन्फ्यूज़न। तो इस तरह से तुम्हें कैलकुलेशन करना है। तो बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ट्रायंगल पे सेंटर पे रखता है तो कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, क्लियर है। तो इस तरह से नेट फोर्सेस पे ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। अब ट्रायंगल वाले से आ सकता है, अब वो क्या कर सकता है, क्वाड्रिलेटरल दे सकता है, हेक्सागन दे सकता है, पेंटागन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, क्यूब दे सकता है, क्यूबॉइड दे सकता है, मतलब यही ऐसा जो भी तुम ज्योमेट्री जानते हो सब के वर्टिसेस पे रख देगा, कभी साइड्स के सेंटर पे रख देगा, कहीं भी रख सकता है बच्चे। हमें बस वो जो शेप हमें देगा, क्यूब दे, क्यूबॉइड दे, उसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, पता है समझ में, और हमें वेक्टर आना चाहिए। ये दो चीज़ आता है सही से तो क्वेश्चन बनाने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एकदम क्लियर होगा। जैसे देखिए क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आजा, ये एक स्क्वायर शेप का ही बना देते हैं, ठीक है, स्क्वायर दे सकता है, रेक्टेंगल दे सकता है, तो कुछ भी दे सकता है, बस हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और क्या प्रॉपर्टीज हमें पता है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं पता है तो बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। सबके नाम दे दे, एक सेकंड यार, आजा, ए बी और ये हो गया मान लो सी और ये हो गया अपना डी पॉइंट, ठीक है, ये चारों पॉइंट हो गए। अब इस पे चार्जेस रखे हुए होंगे, या तो हो सकता है सब पे सेम नेचर का चार्ज रख दे, क्यू क्यू क्यू, या एक थर्ड वाले पे कुछ डिफरेंट नेचर का रख देगा, स्मॉल क्यू कर देगा। सब मान लो पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव भी देगा। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम तुम्हें बता देंगे क्या क्या दे सकता है, क्या क्या करोगे उसमें डिफरेंट क्या होगा। तो आ अब तुमसे फिर से सवाल वही रहेगा, कैलकुलेट नेट फोर्स। इसको पहले खुद से कोशिश करना कैलकुलेट करने का, पॉज करके वीडियो को खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करना। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, है ना, लेस्ट एट सी, ठीक है, सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हो इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू, है ना, ये तीन चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो 3 हो, 5 हो, 10 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हर एक चार्ज की वजह से इस पर इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेंगे और फिर उन तीनों को क्या कर देंगे बच्चों, वेक्टर मेथड से कंबाइन कर देंगे, सिंपल। तो पहले इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर लो, उसके लिए हमें इस साइड का लेंथ पता होना चाहिए। तो क्यूब है, क्यूब का जो साइड, सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है वो मान लो तुम्हें दिया हुआ है। हर एक साइड का लेंथ है बच्चों ए, हर एक साइड का लेंथ कितना है ए, स्मॉल ए से हर एक साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ जरा कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले डी पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो पहले तो डायरेक्शन की बात कर ले। तो दोनों सेम नेचर का है, रिपेल करेगा हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट चार्ज। तो चलो
along the line joining these 2 point charge, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे। ये हो गया फोर्स ऑन C ड्यू टू D। इसके बाद इस B पॉइंट पे रखा हुआ जो चार्ज है वो C पे फोर्स किधर लगाएगा, तो along द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इस लाइन के along इसको रिपेल करेगा नीचे। चलो इस Q को थोड़ा हटा दो यहाँ से, ये इसको रिमूव करो, इसको हम फिर से लिख देते हैं बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। ये यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है। चलो, तो ये Q जो B पे रखा हुआ है, इस C पे रखे हुए पॉइंट चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा भाई, तो रिपेल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। ये कुछ ऐसे नीचे की तरफ। ये हो गया फोर्स ऑन C ड्यू टू B। B पे रखे पॉइंट चार्ज की वजह से C पे रखे हुए पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो हो गया दो फोर्स इन दोनों की वजह से। अब आता है देखो ये तीसरा चार्ज जो कि A पे रखा हुआ है, ये कितना फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स जो लगाएगा बच्चे, फोर्स का डायरेक्शन तो पहले देख ले, वो तो हमेशा क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट चार्ज। आधार समझ में, वो तो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही होगा। तो एक लाइन से हमने क्या A और C को ज्वाइन कर दिया और इसी लाइन के लॉन्ग ये पॉइंट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। तो इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, ये हो गया फोर्स ऑन C ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A। तो इस तरह से पहले इंडिविजुअल जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं, हर एक की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में फोर्स, उसको कैलकुलेट कर लो। उसके बाद बस वेक्टर का यूज़ होगा, वेक्टर मेथड से हम लोग उसको कंबाइन करेंगे बच्चों। लेकिन पहले इंडिविजुअल तो लिखने आना चाहिए, है ना। तो कूलम्स लॉ का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो पहले इस इंडिविजुअल तीनों फोर्सेस के हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तुम लोगों को तो पता है ना कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये √2a होता है। अब ये सब नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो आ जाओ पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, FCD और FCB। तो FCD का जो वैल्यू आएगा, यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू D, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चे, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा देखो K Q1 Q2, तो Q इंटू Q, और ये गैप देखो CD के बीच का गैप कितना है A, और इस पे चार्ज Q, यहाँ पे Q, तो K Q इंटू Q, गैप A हो गया तो A स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से फोर्स ऑन C ड्यू टू B, क्या जी, थोड़ा सा समझ सकते हैं। इस तरह से वीडियो लेक्चर बैठ के देखना बड़ा ही बोरिंग काम है बच्चों, बहुत कष्ट होता है, पर जो आज कष्ट करेगा वो आगे बहुत सुख प्राप्त करेगा, है ना। ऐसा होता है, ऐसा सच्चाई है। तो चलो ये दोनों का ध्यान से तुम देखो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल ही है, ठीक है, होना भी चाहिए था यार। चार्ज का प्रोडक्ट इक्वल है, गैप इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इक्वल होगा। अब बात करें इस तीसरे, फोर्स ऑन C ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट A, इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ नहीं, K चार्ज का प्रोडक्ट लिखो तो Q इंटू Q, गैप बस अब कितना है बच्चों, तो √2a, पॉइंट चार्ज के बीच का गैप √2a। तो ये कितना हो गया, K Q अपॉन √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 और A स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पहले इंडिविजुअली तीनों को क्या कर लिया बच्चों, कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से हमने इंडिविजुअली तीनों को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो, है ना, हर एक चार्ज की वजह से इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन भी उसको डायग्राम में ड्रॉ कर लेना है, मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लेना है, ठीक। तीसरा जो काम होगा बच्चे वो ये कि अब वेक्टर मेथड से उसका सम, तो जब 3 हो 4 हो तो हम कैसे सम करेंगे बच्चे, तो एक तो आई कैप जे कैप फॉर्मेट होता है, बट यहाँ पे 3 है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, 3 4 तक वैसे अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, तो पहले किसी 2 को कंबाइन कर दो, उन 2 का जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ तीसरे को कंबाइन कर देंगे, ठीक। तो 2 किसको कंबाइन किया जाए, तो जो 2 इक्वल मैग्नीट्यूड का है, आ जाओ इसी को कंबाइन कर देते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तो इस डायग्राम को देखो, इस पॉइंट C वाले डायग्राम को हम बाहर यहाँ बना रहे हैं, थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं ना। तो पॉइंट C के डायग्राम को बच्चों हम यहाँ बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स ऑन C ड्यू टू D। दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, ये है फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, चूँकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल है, एफ और एफ, तो रिजल्टेंट इसके बीच के एंगल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। और इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये जो रिजल्टेंट है इसके बीच के एंगल को एकदम बाइसेक्ट करता हुआ कुछ ऐसे चला जाएगा। देखो ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ एफ सी डी एंड एफ सी बी। दो का है, तीनों का नहीं है, किसका है, दो का सिर्फ। और वेक्टर में यार ये पढ़ाया हुआ है कि दो फोर्स 90 डिग्री पे हो तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट हो जाता है, तो रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, √2, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा बच्चों, मन में सोच लो, ये हो जाएगा √2f नेट फोर्स। f का वैल्यू तो ये देखो यहाँ पे है, इसको उठा पुट कर देंगे, तो दो को हमने कंबाइन कर दिया और ये जो एंगल बन गया बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा, 45, बताया है कि वो बाइसेक्ट कर देता है इक्वली। तो जो अब अपना जो रिजल्टेंट है, तुम ध्यान से देखो, ये भी जो एंगल है बच्चों, ये एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है ना, क्योंकि जो डायगोनल होता है स्क्वायर के केस में वो कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया और जो ये तीसरा है एफ सी ए, इसको कंबाइन करना है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो एफ सी ए भी एफ सी डी से 45 बना रहा है, और ये √2f जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो भी एफ सी डी से कितना बना रहा है, 45। यानी कि इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल क्या है बच्चों, सेम डायरेक्शन में ये दोनों वेक्टर है, दोनों एकदम ऐसे 45 के एंगल पे बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, दोनों आधार समझ में, दोनों कैसे जा रहा है, एकदम 45 के एंगल पे ऐसे बाइसेक्ट करता हुआ। ये हो गया तुम्हारा √2f, और इससे थोड़ा पहले रुक जाएगा कौन, अपना मतलब एफ सी ए, और ये जो दोनों वेक्टर है इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है बच्चों, सेम। ऐसे इसको ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा अलग कलर से, ताकि लगे कि हाँ अलग है ना, आ जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा √2f मान लेते हैं, ये हो गया √2f, और ये वेक्टर कौन है बच्चों, एफ सी ए, कौन है, एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, थोड़ा ए ज़्यादा बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लगेगा, एफ सी ए, ठीक है। तो अब जो हमें फाइनली जो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फाइनली जो हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो इन दोनों को ऐड करना होगा। पहले दो को कंबाइन करके उसका रिजल्टेंट निकालें, तो दो को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसको तीसरे के साथ जोड़ना होगा। तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इस रिजल्टेंट और इस थर्ड वेक्टर का, तो सेम डायरेक्शन होता है, तो सिंपली मैग्नीट्यूड को क्या कर देना बच्चों, ऐड, क्योंकि 0 cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूट लोगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या निकल के आएगा, a प्लस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट फोर्स, फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, तो एफ सी ए का मैग्नीट्यूड और प्लस √2f। अब ये वैल्यू सब यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दो, आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, कहानी खत्म। क्या ये समझ में आया? तो इस तरह से चलेंगे, यदि 3-4 इस तरह से वर्टिसेस हो तो हर एक सिंपल, यहाँ पे कुछ टफ नहीं है बच्चे, जो भी है वेक्टर ही है। कूलम्स लॉ तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा है, मेन काम कौन है, वेक्टर का है। कूलम्स लॉ तो सिंपल है बेचारा, k(q1 q2/r²) खत्म हो जाता है कहानी। आगे जो तकलीफ दे रहा है वो कौन दे रहा है, वेक्टर। वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन यदि हमें नहीं आता है तो दिक्कत हो रहा है ना जी। चलो अब मान लो इस सब में कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो जब हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे तो वहाँ पे जो भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। इसी में क्या कर सकता है वो, इसके सेंटर पे रख देगा, है ना, देखो सेंटर पे रखेगा। चलो नया डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चन तो बनाने पे है ना बच्चों, कुछ भी बना सकता है, कहीं रखे कहीं नहीं रखे, तो ज्योमेट्री पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं पैदा लेता है, बिल्कुल बनेगा, है ना जी। और थोड़ा पढ़ा लिखा करो, घर में बैठे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खाए पिए और मस्त होकर सो गए। और मोबाइल जो दिया गया है पढ़ने के लिए, उसमें नेट पैक डलाया गया है पढ़ने के लिए, और पता चला कि आराम से मस्त, है ना, प्रैंक वीडियोस देख रहे हैं, तो मूवी देख रहे हैं और मस्त टाइम पास चल रहा है, तो उससे किसको लॉस होगा, तुम्हें। किसको लॉस होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लॉस है और किसी का नहीं। यही तो वक्त है
बहुत बच्चे लोग इसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, वैकेशन। तो ये कोई वैकेशन नहीं है बच्चों, है ना। इसको तुम्हारे लिए कोई छुट्टी नहीं समझ लो, एग्ज़ाम होना ही होना है तुम्हारा, तो है ना, और उसी टाइम पे होगा। तो इसलिए तुम लोग ढंग से पढ़ाई करो। चलो आ जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा एक मान लो स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है, सब लेंथ तुम्हें दे दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सोचते हैं ज़रा। या तो वो क्या करेगा बच्चों, हर एक वर्टिसेस पे सिमिलर नेचर का चार्ज रख देगा। देखो सारे तुम्हें हम बताते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। सिमिलर नेचर के चार्ज रख देगा, ठीक है। या क्या कर सकता है वो, चलो एक इसको हटाते हैं। यहाँ पे हम चलो यहाँ पे क्यू ही रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्यू रहने देते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम बच्चे एक स्मॉल क्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, स्मॉल क्यू। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू सो दैट, नेम लिख दो जरा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्वेश्चन ये है बच्चे कि स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए। इस स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, किस टर्म में निकालना तुम्हें, ये कैपिटल क्यू, ये जो एल, इन सारे टर्म्स में तुम्हें फाइंड करने हैं ना। जब भी तुम्हें कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाता है, तो तुम्हें कैलकुलेशन जो भी क्वेश्चन में गिवन टर्म्स है उसी टर्म्स में करना होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें इस Q का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ये कैपिटल Q, L, है ना, K, इन सब टर्म्स में आएगा आंसर। तो तुम्हें बताना इस स्मॉल Q का वैल्यू क्या रखें ताकि ये जो कैपिटल Q है उस पर नेट फोर्स क्या हो, 0। पॉइंट B पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल Q सो दैट नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B शुड बी 0। नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B शुड बी 0। सुन लिया स्टेटमेंट। तो ये है क्वेश्चन, इसको लिख लेना अपना जब नोट्स बनाओगे तो। अब इसमें करना क्या, हम हिंट देंगे, तुम्हें सॉल्व खुद से ही करना है, नहीं बनेगा तो फिर हम जब लाइव क्लासेस में आएंगे वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। ये C पे रखे हुए पॉइंट चार्ज B को इधर ऐसे रिपेल करेगा बच्चों। थोड़ा सीधा डायग्राम ड्रॉ किया जाए। देखो C पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज B पे रखे हुए पॉइंट चार्ज को इधर नीचे की तरफ रिपेल करेगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताना। A पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज B को इधर रिपेल करेगा क्योंकि सिमिलर नेचर का है बच्चे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं इसमें, बात आ रहा समझ में। अब तो इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स हो जाएगा वो नेट फोर्स कुछ ऐसे इधर हो जाएगा, बात आ रहा समझ में, एकदम एंगल बाइसेक्ट करता हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ है Q। अब सोचो इस कैपिटल Q पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स अब 0 करने के लिए क्या करना होगा, एक फोर्स इसके अपोजिट लगाना होगा। इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है उसके अपोजिट एक फोर्स लगा दो तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब ये लगा कौन सकता है, यही है वो, यही है वो यही है। तो ये कितना लगाएगा, कितना लगाएगा, ये तुम्हें सोचना होगा। ये किसे सोचना होगा, तुम्हें सोचना होगा। तो ये इस डायरेक्शन में, और चूँकि देखो इसी डायरेक्शन में लगा भी सकता है क्योंकि फोर्स जो लगाता है एक पॉइंट चार्ज दूसरे पे वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो यदि ये फोर्स जो स्मॉल Q लगा रहा है यदि इसको बैलेंस कर लेता है तो नेट फोर्स Q पे क्या हो जाएगा, 0। बस कुछ नहीं करना बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका निकालो, इसको इक्वेट कर दो, वहाँ से Q का वैल्यू फाइंड कर लो। और नेचर सोचो, यदि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यदि ये स्मॉल Q यदि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसका नेचर इस Q के नेचर के क्या होना चाहिए, अपोजिट। क्या होना चाहिए बच्चों, अपोजिट नेचर का ये दोनों है, तभी तो ये क्या कर रहा है, स्मॉल Q इस कैपिटल Q को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसे माइनस साइन लगा देना। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक तो ऐसे पूछ सकता है कि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके पास चार्ज क्या होना चाहिए। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, और भी क्वेश्चन क्या हो सकता है इसी क्वाड्रेटर से रिलेटेड, है ना, हम बस बता देते हैं भाई, तुम लोग उसको ध्यान में रखना। यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम, एक क्वाड्रेटर वो ऐसे बनाएगा
फिर वही इसके सेंटर से रिलेटेड कुछ नहीं, जैसे ट्रायंगल में सेंटर से रिलेटेड देखे थे ना बच्चे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। ये क्वाड्रिलेटरल बना देगा वो ऐसे, ठीक है। और अब इन सारे कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए होंगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वो जैसे भी रखेगा बच्चे, उस पर डिपेंड करता है। क्यू 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 ऐसे रख दिया, है ना, ऐसे रख दिया। और यहाँ पे सेंटर पे कहाँ एकदम बच्चे, एकदम सेंटर पे, यहाँ पे एक चार्ज सेंटर पे ला के रख देगा और पूछेगा बताओ इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो तुम ध्यान से देखो, तो यदि सेंटर पर रखा हुआ चार्ज जो भी अपोजिट नेचर का है इसके, तो ये इधर ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये इधर ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये इधर ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, है ना। या हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत वो चेंजेस कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है, तो इसको निगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो यदि निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, और वो पॉजिटिव है तो इधर ही क्या कर देगा, रिपेल करेगा। तो इधर ही दोनों फोर्स हो जाएगा। फिर ये दोनों फोर्स उधर, हाँ, चलो इसको हम एक छोटा सा डायग्राम बना के तुम्हें दिखाते हैं। ऐसे बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा। देख, ये ऐसे, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम तुम्हें यहाँ पर समझा रहे हैं। अब इन सब क्वेश्चन को फालतू में ऐसे देकर फिर उसको क्वेश्चन को बनवाएंगे, टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं। तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हें जो मॉड्यूल दिया जाएगा उसमें मिलेंगे ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बस हम एक ओवरऑल तुम्हें आइडिया दे रहे हैं बस। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और सेंटर पे एक हम पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। सेंटर पे कैसा चार्ज रख देते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज। सेंटर पे कैसा चार्ज रख दिए, पॉजिटिव। अब बोलेगा बताओ इस पर नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो सिंपल है भाई, ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव को इधर ही रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर ही रिपेल करेगा। बताया समझ में। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब कितना होगा तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। तो ये था क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, बात आ रहा समझ में। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ये कुछ कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। अब और क्या क्या दे सकता है बच्चों इस ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो हेक्सागन, पेंटागन कुछ भी दे सकता है। तो उन सब ज्योमेट्री का बस प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए। आ जाओ हम एक हेक्सागन बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे ज्योमेट्री है तो समझ ही रहो ना बच्चे। बस प्रॉपर्टीज़ तुम्हें यदि पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तब तो भैया बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगा, जिसका कि कोई इलाज नहीं है। उस तकलीफ़ का कोई मरहम नहीं है जो तकलीफ़ होगा। तो कोशिश कीजिए कि ये सब प्रॉपर्टीज़ में आपको प्रॉब्लम ना ही हो, और है तो कोई बात नहीं, उसको देखो, क्लियर करो, पढ़ो। तुम ही ना पढ़ोगी जी, तुम्हारे बदले हम तो नहीं पढ़ सकते, है ना जी। ऐसा होता तो तुम लोग आते, पेमेंट करते और जाके सो जाते कि सर हमारे बदले पढ़ना है आपको, है ना। ऐसा होता सिस्टम तो बड़ा अच्छा होता। स्टूडेंट आया, पेमेंट किया, है ना, और जाके सो गया, भैया हमारे बदले अब आप पढ़ेंगे। बट क्या करोगे बच्चे, ऐसा सिस्टम तो है नहीं। तो मेहनत तो तुम्हें ही करना है। हम क्या है, हम तो सिर्फ मार्गदर्शक हैं। उस मार्ग पे चलना बच्चों तुम्हारा काम है ना। जैसे भी चलो, हम पथ प्रदर्शक, मतलब पथ प्रदर्शित कर रहे हैं, सॉरी हाँ। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है बच्चे का हेक्सागन। वो हेक्सागन का तुम्हें प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज़, तो देखो सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह इसमें आएगा। सेंटर पे चार्ज ऐसे रख देगा, तो प्रॉपर्टीज़ कुछ पता होना चाहिए। जैसे ये सब एंगल तुम्हें पता होना चाहिए कितना होता है। तो हमारे हिसाब से ये एंगल शायद 120 डिग्री होता है। तुम पता कर लेना कितना होता है, 120, 150 जो भी होता होगा, ठीक है। तो पता कर लेना है इसको। हमारे हिसाब से 120 डिग्री होता है। पेंटागन में शायद 150 डिग्री होता है, ठीक है, ओके। और तुम्हें क्या होगा बच्चे, ये साइड्स दिए होंगे। ये जो साइड का जो ये लेंथ है ये तुम्हें दिया होगा कि जैसे ये ए है, थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखते हैं कि अच्छा लगे देखने में थोड़ा सा। ये जो साइड है बच्चे, ये साइड का जो लेंथ है ये ए है ना। सारे साइड्स सेम लेंथ के होंगे। हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन कहते हैं इसको, हेक्सागन नहीं रेगुलर हेक्सागन कहेंगे, तब सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल। तो रेगुलर हेक्सागन का एक प्रॉपर्टी होता है बच्चे कि सेंटर से जब तुम किसी भी वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे ना, तो वो लेंथ भी उतना ही होगा जो उसके साइड का लेंथ है। देखो ऐसे,
यानी कि ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये सारे एंगल 60 60 60। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ यदि हमें पता है तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है यार कि हम आंसर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, एकदम आराम से कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब सेंटर पे रख देगा। अब बताओ इस सिचुएशन में सेंटर पे हम चार्ज रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ये इधर सब एक दूसरे को दो, इसके फोर्स को ये कैंसिल कर देगा, इसके को ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा। तो ये सब पॉजिटिव ही चार्ज रहा तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। लेकिन फिर से वही वो कर सकता है, क्या कर सकता है कि ऐसे एक तुम्हें रेगुलर हेक्सागन देगा, एक रेगुलर हेक्सागन ऐसे देगा और फिर से दिमाग वही लगा देगा। यहाँ पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 और सेंटर पे एक चार्ज रख देगा। कहेगा अब बताओ नेट फोर्स, कह देना 0, खत्म हो जाएगा खेल वहीं पे। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पे यदि तुम चार्ज रखते हो तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। जैसे मान लो अब यहाँ पे जो चार्ज रखे हो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी मान लो, जैसे मान लेते हैं हम पॉजिटिव ही। कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा ना, थोड़ी इधर रिपेल कर देगा। ये पॉजिटिव इसको यदि इधर रिपेल करेगा इस नेगेटिव की तरफ, तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव यदि इसको इधर रिपेल करेगा तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तब नेट फोर्स इन तीनों का रिजल्टेंट जो कि कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान देना है और कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है। तो समझ में आ गया? तो ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलेंगे। क्या जी, आ रहा है समझ में? हम भी थक गए यार, लगातार बोलते बोलते लगता है 1 घंटे से बोल रहे हैं, है ना? क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो? है कोई कन्फ्यूजन? सोचो, और यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो डाउट क्लास में इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो असाइनमेंट वगैरह मिलेगा बच्चों उसमें रेगुलर हेक्सागन पेंटागन से क्वेश्चन होगा। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? वर्टिसेस पे रखा होगा, कभी एक वर्टिसेस एक हटा। जैसे एक बात बता, सोच रहा, हम कहते हैं कि यदि हम एक चार्ज यहाँ से हटा देते हैं, है ना? देखिए ज़्यादा टेंशन होने लगे तो म्यूज़िक सुनो, है ना, और टेंशन मुक्त हो जाओ, फिर पढ़ाई करो। चलो, जैसे अब कहते हैं हम कहते हैं Q Q Q Q एंड Q, तो ये 5 Q हैं, है ना? एक Q हमने हटा दिया और सेंटर पे एक Q हमने रख दिया। अब हम तुमसे कहें कि इस Q पे टोटल कितना नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो देख ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? बहुत ही सिंपल है। यदि साइड तुम्हें ए दिया हुआ है तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर जी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। चलो क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? इस तरह से तुम्हें सोचना बच्चे, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये था कॉन्सेप्ट। इस तरह से क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे डिफरेंट। बाकी और जैसा क्वेश्चन आएगा, मान लो और भी कुछ नया टाइप का आएगा इससे रिलेटेड, तो आना क्वेश्चन सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। बताया है ये सारा फैसिलिटी तुम लोग को दिया गया, और क्या चाहिए यार? अब तो 24 आवर अवेलेबल है तुम लोगों के लिए, है ना? पहले तो 2-3 घंटा ही तुम लोग को ऑफलाइन में पढ़ाया जाता था, ऑनलाइन तो 24 आवर। जब जो क्वेश्चन मिला व्हाट्सएप पे सीधे सेंड कर देना है ना? फ्री रहे तो तुरंत रिप्लाई कर देंगे, फ्री नहीं रहे तो बाद में रिप्लाई करेंगे, नहीं तो अगले दिन क्लास में डिस्कस कर देंगे, नहीं तो लाइव क्लास में जब डाउट क्लास चलेगा वहाँ डिस्कस कर देंगे। इसलिए जो भी डाउट हो उसको भेज देना है। तो ये था ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। अभी तक तो ये एक ही प्लेन में थे, जो भी ज्योमेट्री तुम्हें दिया गया था सारे चार्ज एक ही प्लेन में रखे हुए थे, जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे थे सब कोप्लेनर फोर्सेस थे। अब थोड़ा सा टफ किया जाए, ये लास्ट क्वेश्चन इस ज्योमेट्री से रिलेटेड, इसके बाद कॉन्सेप्ट को बदलेंगे। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन ये है बच्चे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन है बच्चे क्यूब विथ पॉइंट चार्जेस Q, लिख देते हैं हम ये क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा इसको तुम भी लिख लेना। क्यूब ऑफ पॉइंट चार्ज क्यूब विथ क्यूब ऑफ साइड, एक सेकंड, क्यूब, है ना? इसके ब्रैकेट में लिख लेना, इसके जो साइड हैं वो सब सारे साइड का जो लेंथ है वो है स्मॉल a, ठीक है? अ क्यूब विथ पॉइंट चार्ज स्मॉल q, है ना? पॉइंट चार्ज स्मॉल q ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस,
on each of its vertices। ठीक है, इसके हर एक वर्टिसेस पे क्या रखा हुआ बच्चे, एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑफ द चार्ज, कैलकुलेट द फोर्स exerted on any of the charge due to rest of 7 charges, एक सेकेंड, ड्यू टू रेस्ट ऑफ 7 चार्जेस। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वही अब तक जो करते आए हैं बच्चों, है ना। क्यूब है तो टोटल 8 वर्टिसेस होंगे, तो 8 वर्टिसेस पे 8 पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, सब पे सेम पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है। तो किसी एक वर्टिसेस पे जो पॉइंट चार्ज है उस पर बाकी 7 की वजह से टोटल कितना फोर्स लगेगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। क्या बात है समझ में? तो उसके लिए सबसे पहले तो डायग्राम को ड्रॉ किया जाए, है ना। तो आओ बच्चों, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं अच्छे से। डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके, डायग्राम चलो हम यार नेक्स्ट पेज पे अच्छे से ड्रॉ करते हैं। आ जाओ, पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे एक फ़ायदा यार, लाइन एकदम स्ट्रेट ड्रॉ हो रहा है। ये एक्स एक्सिस और एक हो गया बच्चे अपना वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। क्यूब बनाना है, बड़ा मेहनत करना होगा यार। चलो करना तो पड़ेगा, है ना जी। आओ, कितने हो गए, यहाँ तक आएगा 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5, हाँ यहाँ तक आएगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे लेकर जाओ सीधा, ये ठीक है। इसको भी ऐसे ये कलरफुल कर दिया जाए, ये ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, क्यूब बनाना है। एक सेकंड, चलो बच्चों देखो, तो ये डायग्राम बड़ा ही अच्छा डायग्राम बना है क्यूब का, है ना। और क्यूब के साइड जो है वो ए है। तो अब जरा कोऑर्डिनेट्स को लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया बच्चे। कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं फटाफट, सोचने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले पॉइंट्स दे दो, इसको ऑरिजिन कह लो। ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, इसको 3 कह लेते हैं, 4 5 6 7 सारे के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। चलो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, 0 0 0। 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे बच्चे तो वाई और जेड दोनों कोऑर्डिनेट 0। सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट होगा इसके पास, एक्स, और एक्स कोऑर्डिनेट होगा कितना, देखो ये लेंथ। तो क्यूब का साइड यदि ए है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ए। तो एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह से पॉइंट 3 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और जेड 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट ए और जेड कोऑर्डिनेट भी 0। ए और 0 में देखो डिफरेंस पता नहीं चलेगा, तो सुन लो ध्यान से, कोशिश कर रहे हैं पता चले। अब आ जाओ 2.2 को देखते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा इमेजिनेशन तुम्हारा सही होना चाहिए। पॉइंट 2 तुम ध्यान से देखो तो ये एक्स वाई प्लेन में है, इसको एक्स वाई प्लेन कर रहे हैं। 0 1 2 3 ये एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट होगा बच्चे उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट होगा उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। तो आ जाओ जेड कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट ए और जेड कोऑर्डिनेट 0।
उसी तरह से अब आ जाओ, ये हो गया। अब चले जाते हैं इन सब पॉइंट्स पे, जैसे 5 पे आ जाओ, 0.5। तो जेड एक्सिस देखो यहाँ पर, ये जो तुम देख रहे हो ना पोर्शन, थोड़ा इमेजिन करना सही से, है ना, नहीं इमेजिन कर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इमेजिनेशन थोड़ा यहाँ पर तुम्हें सही रखना होगा। ये बाहर निकल के ऐसे आ रहा है ना। तो जेड एक्सिस समझो कि ये अपना जेड एक्सिस है, ये वाला, ये एक्सिस जो तुम देख रहे हो ना, ये जेड एक्सिस है। इसको चलो हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये जो एक्सिस तुम देख रहे हो ना, ये अपना जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, ये अपना जेड एक्सिस है। तो यदि ये जेड एक्सिस है तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से देखो, ये 5 पॉइंट को, ये 5 पॉइंट तुम्हारा डायगोनल वाला पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? डायगोनल पॉइंट हो गया। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट होगा इसके पास, ए कॉमा ए कॉमा ए। बात आ रहा समझ में? और बाकी सारे पॉइंट्स आ जाओ, जैसे ये 7 पॉइंट को तुम देख रहे हो, ये देखो एक्जेड प्लेन में है, ये 0176 ये प्लेन है एक्जेड प्लेन। तो एक्जेड प्लेन में है तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट ए। और आ जाओ ये 4.4 को देखो, तो ये 0643, ये 0643, ये जो पॉइंट है 0346 कह लो, ये जो प्लेन तुम देख रहे हो ये वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स 0, वाई ए, और जेड भी कितना हो जाएगा? ए। तो सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। कोऑर्डिनेट्स लिखने का क्या ज़रूरत था बच्चों? तो कोऑर्डिनेट्स लिखकर अब हम लोग यहाँ पर वेक्टर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो आओ समझते हैं। वेक्टर मेथड में हम तुम्हें बताए थे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या बताए थे तुम्हें? तो वेक्टर फॉर्म में बताए थे तुम्हें, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेक्टर लॉ में हम वेक्टर फॉर्म में इसका बताए थे। वेक्टर फॉर्म क्या था बच्चों? एक सेकेंड, वेक्टर फॉर्म जो था, थोड़ा सा बच्चे रुक जाओ, हाँ आ जाओ। तो वेक्टर फॉर्म में हम तुम्हें बताए थे, क्या बताए थे लिखने के लिए? क्या लिखने के लिए बताया वेक्टर फॉर्म में बच्चे? कुछ ऐसा डायग्राम था, उसको देख लेना एक बार फिर से, है ना। एक 0.1 यहाँ पे था, दूसरा 0.2 कुछ यहाँ पे था, इसको एक एरो से ज्वाइन कर दिए थे। इन दोनों का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखे थे, R2, ये R1, है ना। जैसे मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1, वाई कोऑर्डिनेट y1 और जेड कोऑर्डिनेट z1। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2, वाई कोऑर्डिनेट y2 और जेड कोऑर्डिनेट z2। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का यदि लिखना हो तो जैसे R1 लिखना है तो हो जाएगा क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये लिखना हम वेक्टर में सीखे थे, अब यहाँ पे ये सब डिटेल में नहीं बताएंगे। R2 यदि पोजीशन वेक्टर 0.2 का लिखना है तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप, है ना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। समझ में आ रहा है? और यदि हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखना है तब क्या करते थे, R2 माइनस R1, क्या कर देते थे बच्चों, R2 माइनस R1। तो ये कैसे हो जाता था, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, ये सब वेक्टर में हम पढ़े हैं इसलिए हम फटाफट इसको लिख रहे हैं, बस याद दिला रहे हैं तुम्हें सिर्फ। z2 माइनस z1 k कैप। समझ में आ रहा है? तो ये, और ये क्यों बताया तुम्हें, क्योंकि वेक्टर फॉर्म जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने लिखा था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कुछ इस तरह से लिखे थे, k q1 q2 अपॉन r21 का मॉड का क्यूब, है ना, इनटू r21 वेक्टर, कुछ ऐसा लिखे थे। तो ये कॉन्सेप्ट, अब ये वेक्टर फॉर्म नहीं आएगा, हम वेक्टर का कैलकुलेशन नहीं आएगा तो इस फॉर्म से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? तो ये फॉर्म तभी, जैसे ये जो अभी क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना, इसमें इसी फॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा। चलो अब आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख क्या है, सारे पॉइंट्स पे चार्ज रखे हुए हैं हम। चलो ऑरिजिन पे रखा हुआ जो चार्ज है ना Q, इस पे बाकी सबकी वजह से फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो पहले 0.1 पे जो चार्ज Q रखा हुआ है वो ऑरिजिन पे कितना लगाएगा? तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखोगे? फार्मूला कुछ ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू 1, फोर्स ऑन O ड्यू टू 1। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, k q1 q2, तो दोनों पे चार्ज तो सेम ही है, अपॉन पोजीशन वेक्टर ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू 1 का क्यूब और वेक्टर r01 ऐसे। अब वेक्टर r01 कैसे निकाला जाए तो इसलिए डायग्राम देखेंगे, है ना बच्चों। r01 कैसे लिखते हैं इसमें,
तो वही x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। तो RO1 मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ O माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ 1। तो देख यहाँ पे एक हम लिखते हैं, उसके बाद आगे खुद से समझना है। RO चूँकि ऑरिजिन है तो ये तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। R1 यदि लिखते हो तो R1 कितना लिखोगे भाई, तो देखो R1 कितना लिखना चाहिए, सॉरी R1 कितना लिखना चाहिए, देखो इसका x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट 0। तो x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0। एक सेकेंड, ठीक है। तो R1 लिखो, R1 कैसे लिखोगे, तो x आई कैप, तो x कोऑर्डिनेट तो a है तो a आई कैप, बाकी सारा कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो यहाँ पे R01 एक सेकेंड यार, R01 जो हमें लिखना है वेक्टर R01, ये कैसे लिखेंगे भाई, तो R0 माइनस R1, तो R0 तो 0 है माइनस R1 कितना है a आई कैप, तो ये आ गया बच्चों माइनस a आई कैप, कितना आ गया माइनस a आई कैप। क्लियर है, तो बस पुट कर दो यहाँ सब कुछ, के क्यू स्क्वायर है ना, और माइनस a आई कैप डिवाइडेड बाई, अब इसका मैग्नीट्यूड R01 का मैग्नीट्यूड कितना है a, माइनस आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा है, तो मैग्नीट्यूड का क्यूब यानी a का क्या हो जाएगा क्यूब। क्या जी क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बताना। यहाँ पे तुम चाहो तो इसको फिर अब ऐसे लिख सकते हो, a से एक a चला जाएगा तो माइनस के क्यू स्क्वायर आई कैप, शायद कट ना रहा हो इतना में, दिख ही रहा होगा, डिवाइडेड बाय, रुको रुको इसको ठीक से लिख देते हैं, ज़्यादा उधर जाने पे फ़ोटो से फिर वो ढक जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर आई कैप डिवाइडेड बाई ए क्यू, डिवाइडेड बाई ए क्यू, ए सॉरी स्क्वायर ना, क्यूब तो स्क्वायर बच जाएगा ना सिर्फ, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और माइनस आई कैप क्या हो गया डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरह से फिर हम लिखेंगे क्या बच्चों, F02 मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट 2, सॉरी आ जाओ। तो पहले तो जो 2 पॉइंट पे रखा हुआ है ना, तो ये तुम्हें F21 निकालना है बच्चे, तो उसके लिए क्या निकालना है, F02 निकालना है तो R02 चाहिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे R02 है, क्योंकि के क्यू स्क्वायर तो सिंपल है, इम्पॉर्टेंट है R02, क्या है इम्पॉर्टेंट R02, तो ये R02 का मॉड और इसका क्यूब। आ जाओ कैलकुलेट करते हैं, R02 कैसे निकालेंगे बच्चों, R0 माइनस R2, तो R0 तो 0 ही हो जाएगा, R2 पे सोच लेते हैं, R2 कितना होगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप और 0 के कैप, तो इसको सिंपली डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, के क्यू स्क्वायर है ना, के क्यू स्क्वायर और R0 माइनस R2 करोगे तो माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा √2a, और उसका क्या कर देना है क्यूब, उसका क्या कर देना है बच्चों क्यूब। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कुछ ऐसा ही बनेगा, के क्यू स्क्वायर है ना, यहाँ पे आ गया आई कैप प्लस जे कैप, ए हमने कॉमन ले लिया और इसको यहाँ से ए क्यूब से डिवाइड करेंगे तो नीचे बचेगा √2a स्क्वायर, तो F02 निकालें। इसी तरह से तुम F03 निकालोगे, इसी तरह से क्या निकालोगे बच्चों FO3, तो उसको लिखेंगे कैसे, के Q1 Q2 यानी कि के क्यू स्क्वायर R03, ठीक है, और डिवाइडेड बाय R03 मॉड और उसका क्यूब। आता रहा समझ में, हाँ क्लियर है यहाँ तक। अब देखो R03 कैसे लिखेंगे, R03 लिखने का तरीका
तो R0 तो हमें पता है, R3 पता कर लो कहाँ गया, ये 3 देखो, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a और z कोऑर्डिनेट 0, तो 0 i कैप, a j कैप और 0 k कैप, सिंपल। अब ये हम 3 लिख दे रहे हैं बच्चे, बाकी तुम्हें खुद से सब कुछ लिखना है ना, और लाइव क्लास में फिर हमें बताना है कि तुम लोग सब लिख पाए थे कि नहीं। के क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ए जे कैप डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड तो ए ही है, तो ए क्यूब, माइनस जे कैप डायरेक्शन है, माइनस ए को मैग्नीट्यूड मत मान लेना, तो ये हो गया बच्चों के क्यू स्क्वायर माइनस, और यहाँ जे कैप लिख देते हैं, तुम चाहो तो माइनस जे कैप इधर भी लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, और नीचे बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर। चलो एक और लिख देते हैं F04, बाकी तुम खुद से लिखोगे, के क्यू स्क्वायर R04 है ना वेक्टर, और नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड, नीचे सिर्फ क्या लेना होता है, मैग्नीट्यूड, R04 वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसका क्यूब, तो R04, तो उसके लिए 4 पॉइंट को चलो देख लेते हैं एक बार। 0.4 कहाँ गया भाई, तो 0.4 यहाँ पर है, जिसका कि x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a और z कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, a, y कोऑर्डिनेट 0, सॉरी y कोऑर्डिनेट a और z कोऑर्डिनेट a, आ जाओ, तो k क्यू स्क्वायर और माइनस x कोऑर्डिनेट तो 0 ही था, a j कैप माइनस a k कैप, अब ये सब वेक्टर है, और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वही √2a आएगा, √2a, और उसका फिर क्या कर दोगे, क्यूब, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर, ए कॉमन ले लो तो माइनस जे कैप माइनस के कैप, हम इसी में छोड़ दिए माइनस, बाहर नहीं निकाले, डिवाइडेड बाई 2√2 क्योंकि क्यूब है ना, तो 2√2a स्क्वायर, 2√2a स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखो 2 छूट गया था। तो इस तरह से F04, अब F05, F06, F07 निकाल लेना तुम लोग, और उसको कैलकुलेट करने के बाद सबको वेक्टर मेथड से सिर्फ आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में ऐड कर देना है, कहानी खत्म। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट यूज़ था, यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़े होते कूलम्स लॉ का, तो ये क्वेश्चन हम नहीं बना सकते थे, यदि हम वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़े होते तो। एंगल कैलकुलेट करने में 3 डिग्री में और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाने में हालत ख़राब हो जाएगी, बता रहा सुन। तो चलो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों।